चलिए आज सुनते हैं कि हैरी अपने स्कूल जाने के लिए जिस ट्रेन से जाएगा वो ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर। अब 9:45 नामक कोई प्लेटफॉर्म होता भी है। चलिए देखते हैं और सुनते हैं हैरी पॉटर की कहानी। डर्सली परिवार में हैरी का आखिरी महीना मजेदार नहीं गुजरा। ये सच था कि डडली अब हैरी से इतना डरा हुआ था कि वो उस कमरे में ही नहीं रहता था जिसमें हैरी हो, और पिटूनिया आंटी तथा वर्नन अंकल भी अब हैरी को उसकी अलमारी में बंद नहीं करते थे, उसे कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करते थे और उस पर चिल्लाते भी नहीं थे। दरअसल उन्होंने अब उससे बात करना ही बंद कर दिया था। उनके मन में दहशत भी थी और गुस्सा भी, इसीलिए वे लोग ऐसा व्यवहार करते थे जैसे जिस कुर्सी पर हैरी बैठा हो वो खाली हो। हालांकि कई मायनों में स्थिति में सुधार हुआ था, परंतु कुछ समय बाद इससे हैरी का मन उखड़ने लगा। हैरी ज्यादातर अपने कमरे में ही रहता था और उसकी नई उल्लू ही उसकी इकलौती साथी थी। उसने उसका नाम हेडविग रखने का फैसला किया। उसे ये नाम जादू का इतिहास किताब में मिला था। उसकी स्कूल की किताबें बहुत दिलचस्प थीं। वह अपने बिस्तर पर लेटा लेटा देर रात तक उन्हें पढ़ता रहता और हेडविग अपनी मर्जी से खुली खिड़की से अंदर बाहर आती जाती रहती थी। हैरी की किस्मत अच्छी थी कि पिटूनिया आंटी ने अब यहाँ पर सफाई करना बंद कर दिया था, क्योंकि हेडविग बाहर से मरे हुए चूहे उठा लाती थी। हर रात को सोने से पहले हैरी एक काम करना नहीं भूलता था। वो एक कागज के टुकड़े पर एक और दिन काट लेता था। इस कागज पर 1 सितंबर तक की तारीखें लिखी थीं। अगस्त के आखिरी दिन उसने सोचा कि अगले दिन किंग्स क्रॉस स्टेशन जाने के बारे में अंकल आंटी से बात कर ली जाए। इसीलिए वो नीचे ड्राइंग रूम में गया, जहां डर्सली परिवार टेलीविजन पर एक क्विज शो देख रहा था। वो थोड़ा खांसा ताकि उन लोगों को ये पता चल जाए कि वो वहां पर है। डडली चीखा और कमरे से बाहर भाग गया। वर्नन अंकल ने करके बताया कि वे सुन रहे थे। मुझे कल हॉगवर्ट्स जाने के लिए किंग्स क्रॉस स्टेशन जाना है। वर्नन अंकल ने एक बार फिर की। आपको परेशानी न हो तो क्या आप मुझे वहां तक लिफ्ट दे देंगे? हैरी ने मान लिया कि इसका मतलब हाँ था। धन्यवाद। वो ऊपर जाने ही वाला था कि तभी वर्नन अंकल सचमुच कुछ बोले। ट्रेन से भी कोई जादूगरों के स्कूल में जाता है? बड़ा अजीब तरीका है। जादू के गलीचे क्या पंचर हो गए? हैरी कुछ नहीं बोला। वैसे ये स्कूल है कहाँ पर? मुझे नहीं मालूम, हैरी ने जवाब दिया। और इस तरफ पहली बार उसका ध्यान गया। उसने अपनी जेब से वो टिकट बाहर निकाला जो हैग्रिड ने उसे दिया था। मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 से 11 बजे वाली ट्रेन पकड़ना है, उसने पढ़कर सुनाया। उसके अंकल आंटी उसे घूरते रह गए। कौन सा प्लेटफॉर्म? 9:45। बेवकूफी की बातें मत करो, वर्नन अंकल ने कहा। 9:45 नंबर का कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। यह मेरे टिकट पर लिखा है। पागल है, वर्नन अंकल ने कहा। वो सबके सब पूरे पागल हैं। तुम खुद अपनी आंखों से देख लोगे। बस थोड़ा सा इंतजार करो। ठीक है, हम तुम्हें किंग्स क्रॉस तक ले जाएंगे। हम लोग वैसे भी कल लंदन जा रहे हैं, वरना मैं इतना कष्ट नहीं करता। आप लोग लंदन क्यों जा रहे हैं? हैरी ने दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश करते हुए पूछा। डडली को अस्पताल ले जाना है, वर्नन अंकल ने गुस्से से कहा। जब तक उसकी वह कमबख्त पूंछ नहीं हटेगी तब तक वो स्मेल्टिंग्स कैसे जाएगा? अगली सुबह हैरी 5 बजे उठ गया। उसे इतना रोमांच और इतनी घबराहट हो रही थी कि वो दोबारा सो ही नहीं पाया। वो बिस्तर से उठा और अपनी जीन्स पहनी, क्योंकि वो जादूगरों के कपड़े पहनकर स्टेशन नहीं जाना चाहता था। वो ट्रेन में कपड़े बदल लेगा। उसने एक बार फिर अपनी हॉगवर्ट्स की लिस्ट देखी ताकि ये पक्का कर ले कि कहीं कोई सामान छूट तो नहीं गया।
इसके बाद उसने ये देखा कि हेडविग का पिंजरा तो ठीक तरह से बंद है। फिर वो कमरे में घूमते हुए डर्सली परिवार के उठने का इंतजार करता रहा। 2 घंटे बाद हैरी का बड़ा और भारी संदूक डर्सली की कार में रख दिया गया। पिटूनिया आंटी ने डडली को राजी कर लिया कि वो हैरी के पास बैठ जाए और फिर वे चल पड़े। 10:30 बजे वे लोग किंग्स क्रॉस स्टेशन पहुंच गए। वर्नन अंकल ने हैरी के संदूक को ट्रॉली पर पटका और उसे स्टेशन तक खुद धकेलते हुए ले गए। हैरी ने सोचा कि उसे उनसे इतनी उदारता की उम्मीद नहीं थी, परंतु तभी वर्नन अंकल एकदम रुक गए। प्लेटफॉर्म उनके सामने थे और उनके चेहरे पर कुटिल मुस्कान नाच रही थी। तो तुम्हारी मंजिल आ गई लड़के। ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 9 और वो रहा प्लेटफॉर्म नंबर 10। तुम्हारा प्लेटफॉर्म कहीं इनके बीच में होना चाहिए, परंतु ऐसा लगता है वे उसे बनाना भूल गए हैं, है ना? जाहिर है उनकी बात बिल्कुल सही थी। एक प्लेटफॉर्म पर प्लास्टिक की बड़ी तख्ती पर 9 नंबर लिखा था, उसके अगले प्लेटफॉर्म पर 10 नंबर लिखा था और दोनों के बीच में कुछ भी नहीं था। आशा है स्कूल में ये साल अच्छा गुजरेगा, वर्नन अंकल ने और भी ज्यादा कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। बिना कुछ कहे वे वापस चल दिए। हैरी ने मुड़कर देखा कि डर्सली परिवार कार में बैठकर जा रहा था। तीनों हंस रहे थे। हैरी का मुंह सूखने लगा। अब वो क्या करेगा? हेडविग के कारण बहुत से लोग अजीब निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। उसे किसी से पूछना ही होगा। उसने पास से गुजरते हुए गार्ड को रोका, परंतु उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 के बारे में पूछ सके। गार्ड ने कभी हॉगवर्ट्स का नाम नहीं सुना था और जब हैरी ने उसे यह भी नहीं बता पाया कि वह देश के किस हिस्से में है, तो वो भड़क गया, क्योंकि उसे लगा जैसे हैरी जानबूझकर मूर्ख बनने का नाटक कर रहा है। निराशा में डूबे हैरी ने 11 बजे जाने वाली ट्रेन के बारे में पूछा, परंतु गार्ड ने कहा 11 बजे कोई ट्रेन नहीं जाती। अंत में गार्ड वहां से तेज कदमों से चला गया। जाते समय वो समय बर्बाद करने वालों के बारे में बड़बड़ाता जा रहा था। हैरी अब बहुत कोशिश कर रहा था कि वो आतंकित ना हो। प्लेटफॉर्म पर लगी बड़ी घड़ी के हिसाब से हॉगवर्ट्स जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए उसके पास सिर्फ 10 मिनट का समय बचा था और उसे जरा भी मालूम नहीं था कि वो प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचे। वो स्टेशन के बीच में बुरी तरह फंस गया था। उसके पास एक संदूक था जिसे वो उठा नहीं सकता था। जेब में जादूगरों के सिक्के भरे थे और एक बड़ी सी उल्लू थी। शायद हैग्रिड उसे ये बताना भूल गया था कि यहाँ पर उसे क्या करना है। जैसे छूमंतर गली में घुसने के लिए बाईं तरफ की तीसरी ईंट ठोकना, वो सोचने लगा क्या वो अपनी छड़ी निकाले और प्लेटफॉर्म नंबर 9 व 10 के बीच में बने बैरियर को ठोके। उसी समय उसके ठीक पीछे से कुछ लोग गुजरे और उसने उनकी बातचीत के कुछ शब्द सुने। मगलुओं से भरी थी और क्या। हैरी एकदम से घूमा। ये शब्द एक गोल मटोल महिला बोल रही थी और वो अपने 4 लड़कों से बात कर रही थी, जिन सब के बाल अंगारों की तरह लाल थे। उन सभी की ट्रॉली में हैरी जैसा संदूक था जिसे वो धक्का दे रहे थे और उनके पास एक उल्लू भी था। धड़कते हुए दिल से हैरी ने अपनी ट्रॉली उनके पीछे ढकेली। वे लोग रुक गए। हैरी भी रुक गया, इतने करीब ताकि वो उनकी बातें सुन सके। अब कौन सा प्लेटफॉर्म है? बच्चों की माँ ने पूछा। 9:45, एक छोटी लड़की ने सुरीली आवाज में कहा। इस लड़की के बाल भी लाल थे और वो अपनी माँ की उंगली पकड़े थी। मम्मी, मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हो जिनी, चुप रहो। ठीक है पर्सी, सबसे पहले तुम जाओ। सबसे बड़ा दिखने वाला लड़का प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच की तरफ आगे बढ़ा। हैरी ने उस पर अपनी नजरें जमा ली। वो सावधान था कि कहीं उसकी पलक न झपके, क्योंकि वो चूकना नहीं चाहता था। परंतु जैसे ही वो लड़का दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में पहुंचा, हैरी के सामने पर्यटकों का एक बड़ा सा झुंड आ गया और जब तक भीड़ छटी वो लड़का गायब हो चुका था। फ्रेड, अब तुम जाओ, गोल मटोल महिला ने कहा। मैं फ्रेड नहीं, जॉर्ज हूँ, लड़के ने कहा। आप भी मम्मी, आपको हमारी माँ कहलाने का कोई हक नहीं है। आपको तो ये भी नहीं पता कि मैं जॉर्ज हूँ। सॉरी जॉर्ज डियर, मैं तो मजाक कर रहा था। फ्रेड मैं ही हूँ, लड़के ने कहा और वो चल पड़ा। उसके जुड़वा भाई ने पीछे से उससे जल्दी करने को कहा और उसने सचमुच जल्दी की होगी, क्योंकि 1 सेकंड बाद ही वो गायब हो गया था। परंतु उसने ऐसा किस तरह किया? अब तीसरा भाई टिकट बैरियर की तरफ फुर्ती से जा रहा था।
वो लगभग वहां पहुंच गया और तभी एकदम अचानक वो कहीं नहीं दिख रहा था। अब कोई रास्ता नहीं था। माफ कीजिए, हैरी ने गोल मटोल महिला से पूछा। हेलो डियर, उसने कहा, पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहे हो? मेरा रॉन भी पहली बार जा रहा है। उसने अपने आखिरी और सबसे छोटे बेटे की तरफ इशारा किया। वो लंबा, दुबला और चकत्तों से भरा अजीब सा दिख रहा था। उसके हाथ पैर बड़े थे और नाक लंबी थी। हाँ, हैरी ने कहा, बात यह है कि मैं नहीं जानता किस तरह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा जाए, महिला ने दयालुता से कहा। और हैरी ने सिर हिलाया। महिला ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 के बीच के बैरियर तक सीधे चलते जाओ, कहीं भी मत रुकना और ये सोचकर मत घबराना कि तुम इससे टकरा जाओगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो बेहतर होगा कि तुम दौड़ लगाकर ये काम करो। अब जाओ, रॉन से पहले अंदर जाओ। अच्छा ठीक है, हैरी ने कहा। उसने अपनी ट्रॉली घुमाई और बैरियर की तरफ घूर कर देखा। वह बहुत ठोस दिख रहा था। हैरी उसकी तरफ चलने लगा। प्लेटफॉर्म नंबर 9 और 10 पर आने जाने वाले लोग उसे धक्का मारते हुए निकल रहे थे। हैरी ज्यादा तेज चलने लगा। वह सीधे बैरियर से टकराने वाला था और अगर वो गिर गया तो मुश्किल में पड़ जाएगा। अपनी ट्रॉली पर आगे झुकते हुए वो सरपट भागने लगा। बैरियर लगातार पास आता जा रहा था। वो रुक नहीं पाएगा। ट्रॉली नियंत्रण के बाहर हो चुकी थी। वो 1 फुट दूर था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और टक्कर के लिए तैयार हो गया, परंतु टक्कर नहीं हुई। वो दौड़ता ही रहा। उसने अपनी आंखें खोली। भाप का एक लाल इंजन सामने खड़ा था और प्लेटफॉर्म लोगों से खचाखच भरा था। ऊपर एक साइन बोर्ड पर लिखा था, हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस, 11 बजे। हैरी ने अपने पीछे देखा और जहां पर बैरियर था वहां उसे लोहे का गलियारा दिखा जिस पर लिखा था, प्लेटफॉर्म नंबर 9:45। वह आखिर यहाँ पहुंच गया था। इंजन से निकलता धुआं बतियाती भीड़ के सिर के ऊपर तैर रहा था और बहुत सी रंग बिरंगी बिल्लियां खड़े हुए लोगों के पैरों के बीच से निकल रही थी। भीड़ के शोर और भारी संदूकों के जमीन पर घसीटे जाने की आवाजों के ऊपर उल्लुओं की चिड़चिड़ी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे वे भी आपस में बात कर रहे हों। इंजन के साथ वाले कुछ डिब्बे पहले ही पूरी तरह भर चुके थे। कुछ बच्चे खिड़की से बाहर लटककर अपने परिवार वालों से बातें कर रहे थे तो कुछ सीटों के लिए आपस में झगड़ रहे थे। किसी खाली सीट की तलाश में हैरी अपनी ट्रॉली को प्लेटफॉर्म पर ढकेलता गया। वो एक गोल चेहरे वाले लड़के के पास से गुजरा जो कह रहा था, दादी, मेरा मेढक फिर गुम गया है। क्या करते हो नेविल? उसने बूढ़ी औरत को आ भरते सुना। कुछ लोग घुंघराले बालों वाले एक लड़के को घेरे खड़े थे। हमें भी दिखाओ, ली, चलो दिखाओ। लड़के ने उस बक्से का ढक्कन खोल दिया जिसे वो हाथ में पकड़े था। जब अंदर बंद जानवर का बालों भरा लंबा पैर बाहर निकला तो चारों तरफ खड़े लोग चीखने लगे। हैरी भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ता गया जब तक कि उसे ट्रेन के आखिरी सिरे पर एक खाली कंपार्टमेंट नहीं मिल गया। सबसे पहले उसने हेडविग को अंदर रखा और फिर अपने संदूक को डिब्बे के दरवाजे की तरफ ढकेला। उसने इसे पायदानों के ऊपर उठाने की कोशिश की, परंतु एक सिरा उठाना भी उसे भारी पड़ रहा था। 2 बार उसने अपने पैरों पर संदूक गिरा लिया और वो दर्द के मारे बिलबिला उठा। मदद चाहिए? ये बोलने वाला वही लाल बालों वाला जुड़वा भाई था जिसके पीछे वो बैरियर में घुसा था। हाँ प्लीज, हैरी ने हांफते हुए कहा। अरे फ्रेड, यहाँ आओ और मदद करो। जुड़वा भाइयों की मदद से हैरी का संदूक आखिरकार कंपार्टमेंट के एक कोने में सही सलामत पहुंच गया। धन्यवाद, हैरी ने कहा और अपने पसीने से लथपथ बालों को आंखों के सामने से हटाया। ये क्या है? जुड़वा भाइयों में से एक ने अचानक हैरी के बिजली जैसे निशान की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हे भगवान, दूसरे भाई ने कहा। कहीं तुम? वही है, पहले भाई ने कहा। है ना? उसने हैरी से पूछा। क्या? हैरी ने कहा। हैरी पॉटर, दोनों जुड़वा भाई एक साथ कोरस में बोले। अच्छा वो, हैरी ने कहा, मेरा मतलब है, हाँ हाँ मैं ही हूँ। दोनों भाई मुंह खोलकर उसे देखते रहे और हैरी को लगा कि उसका चेहरा लाल हो रहा था। तभी ट्रेन के खुले दरवाजे से एक आवाज तैरती हुई अंदर आई जिसे सुनकर हैरी को राहत मिली। फ्रेड, जॉर्ज, तुम लोग कहाँ हो? आ रहे हैं मम्मी। हैरी पर एक और नजर डालने के बाद जुड़वा भाई ट्रेन से कूद गए। हैरी खिड़की के पास बैठ गया जहां वह आधा छुपा था। वहां से वो
प्लेटफॉर्म पर खड़े लाल बालों वाले परिवार को देख सकता था और उनकी बातें सुन सकता था। उनकी माँ ने अपना रुमाल बाहर निकाल लिया। रॉन, तुम्हारी नाक पर कुछ लगा है। सबसे छोटे बच्चे ने बचकर निकलने की बहुत कोशिश की, परंतु उसकी माँ ने उसे दबोच ही लिया और उसकी नाक के सिरे को रगड़ने लगी। मम्मी, अब छोड़ो भी, उसने धक्का देते हुए अपने को छुड़ाया। अरे ये क्या छोटे बच्चे, रॉनी की नक्कू पर कुछ लगा था। जुड़वा भाइयों में से एक ने चिढ़ाते हुए कहा। चुप रहो, रॉन ने कहा। पर्सी कहाँ है? उनकी माँ ने पूछा। इधर ही आ रहा है। सबसे बड़ा लड़का लंबे लंबे डग भरता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। वो अपने कपड़े बदलकर हॉगवर्ट्स का लहराता हुआ काला दुशाला पहन चुका था। हैरी ने देखा कि उसके सीने पर चांदी सा चमकता हुआ बिल्ला लगा था जिस पर पी अक्षर लिखा था। ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता मम्मी, उसने कहा। मैं आगे वाले डिब्बे में हूँ। प्रीफेक्ट्स के लिए 2 कंपार्टमेंट्स रिजर्व हैं। अच्छा, तो तुम प्रीफेक्ट हो पर्सी? एक जुड़वा भाई ने बहुत आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा। तुम्हें इस बारे में कुछ तो बताना चाहिए था, हमें तो ये पता ही नहीं था। छोड़ो भी, मुझे याद आ रहा है, उसने इस बारे में कुछ कहा था। दूसरे जुड़वा भाई ने कहा। 1 बार या 2 बार? 1 मिनट, सारी गर्मी भर। चुप रहो, पर्सी यानी प्रीफेक्ट ने कहा। वैसे पर्सी को नए कपड़े क्यों मिले हैं? एक जुड़वा भाई ने कहा। क्योंकि वो प्रीफेक्ट है, उसकी माँ ने लाड़ से कहा। ठीक है बच्चों, तुम्हारा ये साल अच्छा गुजरे, वहां पहुंचते ही मुझे उल्लू भेज देना। उन्होंने पर्सी का गाल चूमा और वो चला गया। फिर वे जुड़वा बच्चों की तरफ पलटी। और तुम दोनों इस साल जरा ढंग से रहना। अगर मुझे एक भी उल्लू मिला कि तुम लोगों ने टॉयलेट उड़ा दिया है या टॉयलेट उड़ा दिया है। पर मम्मी, हमने तो आज तक कभी कोई टॉयलेट नहीं उड़ा। वैसे विचार बहुत बढ़िया है, धन्यवाद मम्मी, ये मजाक की बात नहीं है। और सुनो, रॉन का ख्याल रखना। चिंता मत करो, नन्हा मुन्ना रॉनी हमारे साथ सुरक्षित रहेगा। चुप रहो, रॉन ने दोबारा कहा। वो अभी से जुड़वा भाइयों जितना लंबा हो चुका था और उसकी नाक उस जगह पर अब भी गुलाबी दिख रही थी जहां उसकी माँ ने रगड़ा था। अच्छा मम्मी, जरा सोचो तो सही, अंदाजा लगाओ, हमें अभी ट्रेन में कौन मिला था? हैरी तत्काल पीछे की तरफ टिक गया ताकि वे उसे बाहर झांकते हुए न देख लें। आप जानती हैं वो काले बालों वाला लड़का कौन था जो हमारे पास स्टेशन पर खड़ा था? जानती हैं वो कौन था? कौन? हैरी पॉटर। फिर हैरी को छोटी लड़की की आवाज सुनाई दी। अच्छा मम्मी, मैं ट्रेन पर चढ़कर उसे देख लूं? मम्मी प्लीज। तुमने उसे पहले ही देख लिया है जिनी, और वो बेचारा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम चिड़ियाघर के जानवरों की तरह घूरते रहो। क्या सचमुच वही था फ्रेड? तुमने कैसे पहचाना? हमने उससे पूछा था, उसका निशान देखकर। निशान सचमुच वहां पर है, बिजली गिरने जैसा। बेचारा बच्चा। कोई हैरानी की बात नहीं कि वो अकेला था। मुझे आश्चर्य हो रहा था, उसने इतनी नम्रता से पूछा था कि प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचा जाए। ये सब छोड़ो, क्या आपको लगता है कि उसे याद होगा? तुम जानते हो कौन कैसा दिखता है? उसकी माँ अचानक बहुत गंभीर हो गई। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि तुम उसे ये नहीं पूछोगे फ्रेड। नहीं, ये पूछने की हिम्मत मत करना। जैसे उसे स्कूल के पहले दिन ये बात याद दिलाने की जरूरत है। ठीक है मम्मी, चिंता में अपने बाल सफेद मत करो। 1 सीटी बजी। जल्दी करो, उनकी माँ ने कहा, और तीनों लड़के लपक कर ट्रेन में चढ़ गए। फिर वे खिड़की से बाहर झांकने लगे ताकि उनकी माँ उन्हें चूमकर गुड बाय कह सकें। उनकी छोटी बहन ने रोना शुरू कर दिया। रो मत जेनी, हम तुम्हें ढेर सारे उल्लू भेजेंगे। हम तुम्हें हॉगवर्ट्स की टॉयलेट सीट भी भेजेंगे। जॉर्ज, मजाक कर रहा था मम्मी। ट्रेन रेंगने लगी। हैरी ने देखा कि बच्चों की माँ हाथ हिला रही थी और उनकी बहन आधी हंसती आधी रोती हुई ट्रेन के साथ साथ भागने की कोशिश कर रही थी। परंतु फिर ट्रेन इतनी तेज हो गई कि वो पीछे रह गई और अपना हाथ हिलाने लगी। जब ट्रेन एक मोड़ पर मुड़ी तो हैरी को लड़की और उसकी माँ दिखाई देना बंद हो गई। खिड़की के पास से घर धड़ाधड़ गुजरते जा रहे थे। हैरी का दिल रोमांच के मारे बल्लियों उछल रहा था। वो नहीं जानता था कि जिस जगह वो जा रहा था वो कैसी होगी, परंतु ये तो तय था कि वो जगह उससे तो बेहतर ही होगी जिसे वो पीछे छोड़कर जा रहा था।
तो आज हैरी पॉटर की कहानी को यहीं पर छोड़ देते हैं और अगले पार्ट में जानेंगे कि हैरी को ट्रेन में कौन मिला और उसकी दोस्ती किन किन लोगों से हुई और स्कूल उसे कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे हैरी पॉटर और पारस पत्थर के अगले अंक में। तब तक बने रहिए यूट्यूबर मौसी की कहानियों के साथ और सुनते रहिए मजेदार कहानियां। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक तो जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे।